आज हम लोग का विटामिन का सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे ए, डी, ई और के, जिसमें कल हमने ए को कंप्लीट किया था और आज बचे हुए जो भी विटामिन है हमारे, आज उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें है विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। तो आइए समझते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। जो विटामिन के है, इसके जो खोजकर्ता हैं वो थे डेव और स्कॉन हेडर। और डेव और स्कॉन हेडर ने मुर्गी पे प्रयोग किया था और सन 1934 में ये प्रयोग किया कि उनके अंदर जो है रक्तस्राव नहीं बंद हो रहा था, जिसकी कमी विटामिन ए को प्रदर्शित कर रही थी, सॉरी विटामिन के को प्रदर्शित कर रही थी। और इसकी खोज 1934 में इन्होंने की। विटामिन के को अगर कहें, इसके कई सारे नाम हैं कि इसकी जो चैन बनती है, इसका जो ग्रुप बनता है, उसी के आधार पे इसका नामकरण हो जाता है। इसको हम लोग फाइलोक्विनोन, फ्लेवोक्विनोन, कोगुलेशन विटामिन और रक्तस्राव रोधक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर रंग की बात करें तो कल हम लोग ने विटामिन ए का जो कलर पढ़ा था वो पीला पढ़ा था, कैरोटीनॉइड्स का गहरा लाल पढ़ा था, और विटामिन के का जो कलर है वो है पीला। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फैट सॉल्युबल जितने विटामिन हैं उसमें विटामिन के का जो कलर है या ए का जो कलर है वो पीला रंग है, और पीले रंग का एक पदार्थ के रूप में इसे प्राप्त किया गया था। और इसके केमिस्ट्री जो कंपाउंड है, जो रासायनिक संगठन है, उसकी बात करें तो ये 2 मिथाइलों के ग्रुप, 3 फाइटल और 4 नेप्टाक्विनोन को मिलाने से विटामिन के का निर्माण होता है। और इसी 4 नेप्टाक्विनोन के मिले होने के कारण ही कभी कभी आपको इसका नाम नेप्टाक्विनोन के रूप में भी प्राप्त हो जाता है। और बात करें कि ये कहाँ नष्ट होता है, कहाँ स्थिर रहता है, तो ये जो भी ताप हमारे होते हैं ना, यानी जो आँच होती है आग की, उस पे ये स्थिर होते हैं। बट सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं इसके ऊपर, तो ये उसमें नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ अम्ल और क्षार में भी ये धीरे धीरे नष्ट होता है। प्रकार की बात करें तो विटामिन के जो है मुख्यतः 2 प्रकार से पाया जाता है, के1 तथा के2। इसके पहले हम बता दें कि जब हमें ये विटामिन के प्राप्त हुआ तो विटामिन के का जो नामकरण हुआ के रूप में, वो सन 1935 में किया गया था। तो जो केवन है आपका, ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, और साथ ही इसमें जो रासायनिक कंपाउंड है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप, 3 फाइटल और 4 नेप्टाक्विनोन पाया जाता है। साथ में अगर खोज की बात करें कि केवन की खोज कब हुई, क्योंकि यहाँ तो हमें स्वतंत्र रूप में बस के की खोज हुई थी, और केवन की बात करें तो इसकी खोज हुई थी सन 1939 में। तो 3 डेट आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम इसके बारे में प्राप्त जो सूचना मिली थी प्रयोग में 1934 में विटामिन के नाम गया, 1935 में, और केवन की बात करें तो इसकी खोज की गई थी सन 1939 में। और ये जो खोज हुई थी, फिर इसमें आगे हम देखते हैं कि जो के2 है ये क्या है आपका, तो ये आइसोफाइटल का जो ग्रुप बनता है, साथ ही मोनाडायोन का जो ग्रुप बनता है, उससे के2 का निर्माण होता है। और के2 जो है व्यापारिक स्तर पे तैयार किया गया था, निर्मित किया गया था ये, इसीलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो केवन से भिन्न पाई जाती है। साथ ही में जिस प्रकार केवन आपकी हरी सब्जियों में पाया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से आपका जो के2 है वो सड़ी गली मछलियों से प्राप्त किया गया था। और यहाँ पर हम लोग विटामिन के को फ्लेवोक्विनोन कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो के2 है आपका, इसको हम लोग फ्रेनविनोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो रासायनिक कंपाउंड है उसमें आइसोफाइटल और मेनाडायोन प्राप्त हो रहा है। और ये जो है अवशोषण की बात करें तो इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, और पित्त रस की उपस्थिति में, यानी बाइल डक्ट की उपस्थिति में होता है। चूंकि ये आपका फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो घुलनशील विटामिन जितने फैट में होंगे सबके लिए आपको वसा की उपस्थिति, साथ में आपके बाइल डक्ट की उपस्थिति का होना अनिवार्य होता है।
अगर बात करें कि जो विटामिन के है किसमें हमारे प्रोविटामिन के रूप में काम कर रहा है, तो हमारा जो ब्लड कोगुलेट होता है, जो जमता है, उसमें प्रोथ्रोम्बिन की अभिक्रिया होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में विटामिन के सहायक होता है। और प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है, तो ये एक प्रकार का रक्त का कोगुलेट फैक्टर होता है जिसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। और बात करें कि जो विटामिन के की अधिकता के कारण जो रोग होता है उसे हम लोग कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। एक प्रकार की एनीमिया है जिसमें क्या होता है, आरबीसी के जो सेल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, क्षय होने लगता है। कब? के की अधिकता पे। और एक शब्द आता है कि हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, तो चाहे किसी भी प्रकार का विटामिन हो, अगर वो शरीर में अधिक मात्रा में हो रहा है, वो टॉक्सिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस नुकसान पहुंचाने के कारण जो भी रोग या आपको परेशानी होती है उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर का मतलब ये किसी चीज के बढ़ने के कारण जो विष उत्पन्न हो रहा है, और हाइपोविटामिनोसिस या हाइपो के आगे आप कोई शब्द लगा दीजिए, तो हाइपो का मतलब है किसी भी पोषक तत्व की कमी होना, और उस कमी के कारण कोई डिजीज हो जाता है, डेफिशिएंसी होती है। और अगर बात करें कि विटामिन के जो है इसका उत्तम स्रोत क्या है, तो इसका उत्तम स्रोत है मांस, मछली, अंडा और दूध। यानी जो प्राणी स्रोत से प्राप्त होने वाले हमारे विटामिन के जो स्रोत है वो उत्तम माने जाते हैं, और जो हरी सब्जी और फल में पाया जाता है वो निकृष्ट स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है हम सभी जानते हैं, विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है प्रजनन के लिए। और इस विटामिन का जो नाम है हम इसे कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, क्योंकि एंटर स्टेरिलिटी जो है आपके यौन हार्मोन को, प्रजनन हार्मोन को बढ़ाने में सहायता करता है। और विटामिन ए में जो है ये टोको की चैन होने के कारण इसको हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है क्रूड ऑयल या जर्म ऑयल या गेहूं के भ्रूण के तेल में इसकी उपस्थिति अच्छी मिलती है। इसकी खोज की बात करें कि विटामिन ए की खोज कब हुई थी, तो विटामिन ए की खोज हुई थी सन 1922 में। जो खोजकर्ता थे वो थे आपकी इवांस तथा बिशप। और हम सभी जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हैं, तो विटामिन ए किसमें सॉल्युबल होगा, किसमें घुलनशील होगा, तो वसा में घुलनशील विटामिन होगा। और विटामिन ई के बारे में जानकारी तो हमें 1922 में मिल गई, लेकिन कब ये पता चला कि विटामिन ए की उपस्थिति से आपके प्रजनन संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है, तो इसकी खोज की गई थी सन 1924 में। इसीलिए इस विटामिन को बंध्यता यानी बांझपन प्रतिरोधक विटामिन भी बोला जाता है। और जो आपका टोकोफेरॉल है, ये जो टोकोफेरॉल है वो ग्रीक शब्द टोकोस से बना हुआ है, जिसमें टोकोस परिवर्तित है आपका टोकोफेरॉल में। जो टोकोफेरॉल है इसमें टोको का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना, फेरो का अर्थ होता है संपन्न करना, तथा ऑल क्या होता है, एक प्रकार का एल्कोहल होता है। यानी शिशु जन्म को संपन्न करने वाला एल्कोहल भी आप कहें तो भी गलत नहीं होगा। प्रकार की बात करें तो प्रकार में ये दो रूपों में पाया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं टोकोट्रिनॉल और एक को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, तो जो आपका टोकोफेरॉल है वो 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। जिसमें टोकोफेरॉल का अल्फा वाला जो पार्ट है आपका वो सर्वाधिक, यानी अल्फा टोकोफेरॉल सर्वाधिक क्रियाशील पाया जाता है। और ये अल्फा जो टोकोफेरॉल है इसकी क्रियाशीलता का कारण है, क्यों? क्योंकि ये जो है फाइटर श्रृंखलाओं के द्वारा ही निर्मित होती है। और ये जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि विटामिन के पीले रंग का, विटामिन ए पीले रंग का, तो आपका विटामिन ई का भी जो रंग है वो पीले रंग का है, और यह एक पीला पदार्थ है जो तैलीय रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। साथ में बात करें कि ये जो विटामिन ई है ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधक होता है।
ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भी पोषक तत्व नष्ट हो रहा है या आपका पाचन नहीं हो रहा है, नष्ट होना, क्षय होना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण करते हैं। यानी ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जो विटामिन ए है वो ऑक्सीकरण प्रतिरोधक नहीं है, तो अपना काम कैसे करे। तो विटामिन ई अगर हमारे रक्त में घुला होता है, मिला होता है, तो विटामिन ए अच्छे से काम कर पाता है। अवशोषण की बात करें, इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। और आप सब जानते हैं कि छोटी आंत में तो होता ही है, साथ में बाइल डक्ट की उपस्थिति में होता है। और कार्य की बात करें तो जैसा कि हमने ये कहा कि ऑक्सीकरण प्रतिरोधक है, तो ये विटामिन ए की ऑक्सीकरण को रोकता है और विटामिन ए के कार्य की क्रियाशीलता को बढ़ाता भी है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो बांझपन रोग तो होगा ही होगा, साथ में एक प्रकार की एनीमिया होती है जिसका नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका आकार बिगड़ जाता है, सही आकार का निर्मित नहीं होता है या लार्ज साइज उसकी होती है। फिर उसके बाद से ये क्या करता है कि ये होता क्यों है, क्योंकि यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। साथ ही में हम जानते हैं कि बद्धता रोग तो है ही और एक प्रकार की एनीमिया भी हो रही है इससे, लेकिन ये हमारे यकृत को भी सुरक्षा देने का काम करता है। तो यकृत में एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत नेफ्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो यकृत की कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और यकृत खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है, अगर आपका विटामिन ई शरीर में नहीं है तो। ठीक है, साथ में एक प्रकार का और रोग होता है इसकी कमी से, इरेथ्रोसाइट हीमोलाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है जो आरबीसी होते हैं वो टूटने लगते हैं इसकी विटामिन ई की कमी से। तो हमने समझा कि विटामिन ई जो है बाध्यता प्रतिरोधक भी है, इरेथ्रोसाइट हीमोलाइट की अगर कम है तो इसकी आरबीसी सही तरीके से निर्माण नहीं होगा, साथ में इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, इसकी कमी से यकृत का नेफ्रोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन बचा है उसकी बात करते हैं हम, विटामिन डी। ठीक है, तो जो आपका विटामिन डी है इसके कई सारे नाम हैं, नाम पे चर्चा कर लेते हैं हम। इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। और बात करें कि ये इसका जो कलर है वो कैसा है, तो इसका कलर है हमारा श्वेत, यानी कि सफेद है ये, और यह रवेदार रूप में प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं कि फैट सोलुबल विटामिन है, तो घुलनशीलता की बात करें तो ये वसा घोलकों में यानी ईथर में, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील हो जाएगा। ताप क्षार में अगर बात करें तो ताप क्षार और ऑक्सीकरण इन सब में इसकी स्थिरता पाई जाती है, यानी धीरे धीरे जो नष्ट होता है उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। और विटामिन डी जो है ये किससे निर्मित होता है, तो जब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल पढ़ा रही थी तो उस समय मैंने बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉल यौगिक से ही निर्मित है, तो विटामिन डी के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल सहायक था। फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जो विटामिन डी है स्टेरॉल यौगिक प्लस एंटी रिकेट्स जो भी पदार्थ होते हैं बॉडी में उससे विटामिन डी जनरेट होता है हमारी बॉडी में। स्रोत की बात करें कि आप क्या लेंगे तो विटामिन डी आपको प्राप्त होगा, तो सूर्य का प्रकाश तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए आपको ऑर्गेस्टेरॉल का होना आपकी बॉडी में जरूरी है। यानी ऑर्गेस्टेरॉल जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया करेगा तब आपकी बॉडी में कैल्सीफेरॉल जनरेट होगा। और हम लोग जानते हैं कि कैल्सीफेरॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी कहते हैं। और स्रोत में सन के अलावा कॉड लिवर ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, और जितनी फैटी फिश होती है यानी वसा युक्त मछलियां होती हैं वो इसको देने में सहायक होती हैं। प्रकार की बात करें तो प्रकार बहुत सारे हैं, बट दो प्रकार इसके मुख्य हैं, D2 और D3। ठीक है, तो D2 को प्रो विटामिन डी भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी ये तीन विटामिन ऐसे हैं जिनको प्रो विटामिन की संज्ञा
दी जाती है। ठीक है, तो प्रोविटामिन डी भी कहा जाता है और निर्माण किससे होता है ये? ऑर्गेस्टेरॉल प्लस आपका अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की। साथ में अगर बात करें कि अगर कहा जाए कि सबसे शुद्ध विटामिन ई बताइए आप, सॉरी डी बताइए, तो एक इंटरनेशनल यूनिट अगर 0.025 माइक्रोग्राम के बराबर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो सबसे शुद्ध विटामिन डी माना जाता है। संग्रह की बात करें कि ये बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्टोर होता है, तो हमारी त्वचा में, मस्तिष्क में तथा यकृत में इसका स्टोरेज होता है। अवशोषण हम सभी जानते हैं कि फैट सोलुबल है, तो वसा और बाइल डक्ट के द्वारा इसका अवशोषण होता है। कार्य की बात कर लें तो कार्य क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा। और अगर बात करें कि ये कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक कैसे होता है, तो हमारी बॉडी में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, और ये ग्रंथि क्या करती है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाने में सहायता करती है। साथ में हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों से संबंधित है, तो उसको मजबूती, हमारे दांतों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती विटामिन डी के माध्यम से होता है। रोग की बात कर ले कि इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो बच्चों में रिकेट्स होता है, प्रौढ़ में ऑस्टियोमलेशिया होता है और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। फिर एक और रोग आपको मिलेगा, टिटेनी नामक रोग होता है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे रिकेट्स क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और टिटेनी क्या होता है। तो आप इसका फोटो ले सकते हैं और मिलते हैं कल।